जिस जिस कमोडिटी के दाम एमएसपी के ऊपर चले गए, सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठा के उसको गिरा दिया। गेहूं को 3-3,500 रुपए मिलने वाला था इस साल, तो उन्होंने उसको 2100-2200 तक ला के रख दिया। पहले तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया, फिर स्टॉक लिमिट लगा दी, फिर अभी उनका 5 लाख टन गेहूं एफसीआई के गोडाउन में से निकाल के मार्केट में डाल दिया। तो ये एमएसपी अभी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो चुकी है, ये किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। मेरा ये कहना है कि एमएसपी आप एक डिक्लेयर कर दो, और एमएसपी निकालने का ये फॉर्मूला भी बहुत गलत है। वो तो क्या एवरेज निकालते रहते हैं 10 किसानों का। ये एमएसपी क्या किसानों के हित में है क्या? आज किसी भी किसान से पूछो, जो फसल वो उगा रहा है उसकी एमएसपी पर्याप्त है क्या, उसका जो खर्चा हो रहा है उसके ऊपर 50% उसको मिल रहा है क्या? तो नहीं, ऐसा जवाब आ जाएगा। और एमएसपी अगर दे भी देते हैं तो सरकार उसको खरीदती है कि आज मध्य प्रदेश में मूंग का क्या हो रहा है? मूंग लेके बैठे हैं मंडी में किसान, कोई खरीदने वाला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों आज हमारे साथ महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता अनिल घनवट हैं। अनिल घनवट जिनको किसान आंदोलन पार्ट 1 के दौरान जो 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हो रहा था, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उस 4 सदस्यीय कमेटी में से एक है अनिल घनवट जी। अनिल घनवट जी ने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है और कृषि के मामलों को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहे, किसानों के बीच में रहे। और आज इनसे एमएसपी को लेकर के, फसलों के दाम को लेकर के, किसानों के रुख को लेकर के और सरकार के रुख को लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो घनवट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें किसान कितना बड़ा मुद्दा होगा? किसान बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस बार, क्योंकि लोकसभा में जो प्याज की किसानों का बेल्ट है, जिसमें नासिक, नगर, धुलिया, सोलापुर, पुणे ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, इन क्षेत्रों में, चुनावी क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है, जो रूलिंग पार्टी थी। और उसका ये एक कारण था कि प्याज के दाम गिराने के लिए बहुत भारी कोशिश की है बीजेपी ने, और इसकी वजह से जो गुस्सा किसानों के दिल में था वो उन्होंने चुनाव में उतार दिया, ऐसा दिखाई देता है। और अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें भी सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी तो हटाई, एक्सपोर्ट बैन तो हटाया, लेकिन 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी लगाई रखी है, और एमईपी भी है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्याज अभी अच्छी तरह से नहीं बिक रही है। हमसे सस्ते प्याज बेचने वाले देश मैदान में आ चुके हैं, बाजार में आ चुके हैं। तो इसकी वजह से जो प्याज के दाम 35 रुपए से ऊपर गए थे पर केजी, यानी 3,500 रुपए क्विंटल तक किसान को मिल रहा था, वो अभी घट के फिर से 2700-2800 रुपये ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। तो ये बहुत भारी नुकसान है किसानों के लिए, और इसकी वजह ये रूलिंग पार्टी ही है। तो आने वाले चुनाव में भी किसान अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। सिर्फ प्याज ही नहीं, दूध का किसान भी काफी नाराज है। अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको 5 रुपए का सब्सिडी देने का ऐलान किया है, वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन दूध के दाम थोड़े बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी दूध के किसान वो अभी भी गुस्से में है, और शायद इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। कपास और सोयाबीन का किसान भी नाराज है। उसके भी इलाके में, जो भी विदर्भ मराठवाड़ा में बीजेपी को लॉस हुआ है, उसका कारण ये भी था कि कपास और सोयाबीन का किसान 2-3 सालों से नाराज है। और उसकी वजह यह है कि इन फसलों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं सरकार ने, उसका ये नतीजा है।
जैसे कि इंपोर्ट हो रहा है बड़े पैमाने में ऑयल का, स्टॉक लिमिट्स लगा दिए हैं, एक्सपोर्ट बैन तो है ही, और कमोडिटी मार्केट में से भी इन फसलों को निकाला गया है। तो इसकी वजह से कपास नहीं, लेकिन बाकी फसलें तो निकल चुकी है। इसकी वजह से दाम काफी कम रहे हैं और इसका नतीजा कि किसानों में आने वाला गुस्सा और वो वोटिंग पे होने वाला परिणाम है। तो आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही रवैया हो सकता है। जी दोस्तों, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले ये बता दूं, आम भाषा में एमईपी वो है जो किसी भी कमोडिटी के एक्सपोर्ट के लिए एक मूल्य तय करती है कि सरकार की इससे कम दाम पर एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो प्याज के मामले में प्याज के न्यूनतम मूल्य एक्सपोर्ट का बैन तो हट गया है, लेकिन सरकार ने $550 प्रति टन की एमईपी लगा रखी है, न्यूनतम निर्यात मूल्य लगा रखा है, और उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी है। यानी एक एक्सपोर्ट जो है वो खुला हुआ है, शर्तों के साथ खुला हुआ है। एक्सपोर्ट खुलने से नो डाउट किसानों को फायदा हुआ, लेकिन अब भी जो दूसरे देश हैं, जैसे अभी बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है। बांग्लादेश की अगर मैं दाम को बात करूं लेकर के, तो बांग्लादेश में जो भारत का प्याज बांग्लादेश में जाकर के जो पड़ रहा है उसका दाम करीब 68 रुपए किलो का बांग्लादेश का दाम पड़ रहा, जो भारतीय प्याज बांग्लादेश में जा रहा, जबकि 53 रुपए किलो पे पाकिस्तान पहुंचा रहा वहां पे। तो ये बड़ा अंतर है। इसकी वजह से हमारा मार्केट जो है वो सिकुड़ रहा है इंटरनेशनल उसमें बाजार में। हमारा जो कारोबार है वो सिकुड़ रहा है और हमारे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा जितने दूसरे मुल्कों के किसानों को लाभ मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर मैं करेक्ट हूं तो आप बता सकते हैं ये बात। बिल्कुल अगले सर, सवाल की तरफ बांग्लादेश एक पे उसमें मैं जोड़ देता हूं। आपने कहा कि मार्केट सिकुड़ रहा है, ये किस हद तक सिकुड़ा है इसके बारे में जानकारी दूं तो एक सब जमाना था जब इंटरनेशनल प्याज के मार्केट में भारत की जो हिस्सेदारी रही थी वो 40% तक थी। आज वो सिकुड़कर 8-8.5% तक आ चुकी है। और बांग्लादेश का जो मामला अभी चल रहा है इसका बहुत बड़ा परिणाम भारत के किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी प्याज हमारी निर्यात होती थी उसमें से 26% प्याज सिर्फ बांग्लादेश जाती थी। और बांग्लादेश में अगर असंतोष है, वहां के बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं और वहां प्याज नहीं जाएगी तो और भी दाम प्याज के गिर सकते हैं और इसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ेगा बुरी तरह से। तो धनवट साहब, जो प्याज का मुद्दा है, प्याज के मुद्दे पे पहले बातचीत करते हैं। प्याज एक अहम मुद्दा है महाराष्ट्र के लिए, एक इमोशनल मुद्दा भी है किसानों के लिए, क्योंकि प्याज सबसे ज्यादा जो है वो वहीं पैदा होता, वहीं के प्याज से एक दाम सेट होता पूरे भारत में। तो प्याज का आपका ये कहना कि जो प्याज के दाम गिरे हैं वो सरकार ने जानबूझ करके गिराए हैं, तो क्या अगर सरकार ने जानबूझ के, आपका ये आरोप है, आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के सरकार ने प्याज का दाम गिराया है, तो क्या दाम गिराने के बाद सरकार ने कंपनसेट करने के लिए भी, जो किसानों को नुकसान हुआ, कंपनसेट करने के लिए भी कोई काम किया या नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है। वो तो किसानों का सोचते नहीं, वो तो सोचते हैं जो उपभोक्ता है उसकी ही सोचते हैं। उन्होंने अभी एक जो निर्णय लिया है वो निर्णय ये है कि वो ये प्याज का बैंक बनाएंगे, महाबैंक, प्याज का महाबैंक बनाएंगे। तो ये इसमें क्या होगा, जब दाम गिरते हैं तब सरकार खरीद के रखेगी, स्टॉक करेगी, और जब दाम बढ़ने लगते हैं तब यही प्याज मार्केट में डालेगी और दाम गिराएगी। जो गेहूं के बारे में हुआ, गेहूं को अच्छे दाम मिलने लगे तो सरकार ने उनके स्टॉक में जो भी एफसीआई गोडाउन में गेहूं था वो सस्ते दाम में बाजार में डाल दिया तो गेहूं के दाम गिर गए। यही प्याज के बारे में होता है। प्याज का किसान अगर घाटे में खेती कर रहा है तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाता। एक बार कभी 2 रुपया 3 रुपया पर केजी, यानी 200-300 रुपए क्विंटल का उसको कंपेंसेशन दिया जाता है, वो बहुत ही कम है। और किसानों को इस तरह से लूट कर भीख की तरह से कुछ उनके हाथ पे रखना, ये बहुत गलत बात है। किसानों का ये कहना है कि आप हमारे लिए कुछ मत करो, जो कर रहे हैं वो बंद करो। ये दाम गिराने के लिए जो भी आप कर रहे हैं ये गलत है।
आप बस हमें बाजार के ऊपर छोड़ दो, कभी हम घाटे में करेंगे, कभी फायदे में करेंगे। लेकिन सरकार की नीति की वजह से हर बार हमें घाटा सहना पड़ता है, ये दिक्कत है। जी गनोट साहब, ये अभी जो है प्याज के मुद्दे पे तो बहुत सारी बात की जा सकती है। हम कई साल से देख रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी यही है। मैंने ऐसा भी वक्त देखा है जब 1 और 2 रुपए किलो लगातार सोलापुर में हमने दाम लिखा, कई महीने तक लिखा है। आज प्याज किसान कितना बड़ा मुद्दा है, इसके लिए विधानसभा में कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं सत्ताधारी पार्टी का, क्योंकि प्याज बेल्ट में बीजेपी और उसके सहयोगियों को बड़ा झटका लगा है। तो क्या विधानसभा तक ये कायम रहेगा? क्योंकि अब तो उस झटके के बाद अभी तक एक्सपोर्ट दोबारा बैन नहीं किया है, नहीं तो अब तक बैन हो चुका होता इतने दाम पे। तो इतने ही दाम पे पिछली बार अगस्त में पिछले साल बैन हो चुका था। यही वक्त था जब बैन किया गया था, जब ये रिस्ट्रिक्शन शुरू किए गए थे। यही वक्त है, अगस्त का ही वक्त है। नहीं, ये जो अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है, वो हर साल प्याज के शॉर्टेज का पीरियड होता है। क्योंकि जो फसल आती है, जिनके पास स्टोरेज का कोई प्रावधान नहीं होता, वो तो फसल बेच देते हैं। तो मार्केट में जिनके पास स्टॉक करने की सुविधा है, उन किसानों के पास ही सिर्फ प्याज बाकी रहता है। तो उन्होंने रोक के रखा है इसलिए कि वो ज्यादा दाम में बेच सके, तो ज्यादा दाम का इंतजार करेंगे। इसीलिए इस पीरियड में हर साल एक शॉर्टेज आता है और प्याज के दाम 25 से 30-35 रुपए तक जाते हैं। तो ये कोई बड़ी महंगी चीज नहीं है। 35 रुपया किलो आज भारत का एवरेज प्याज का सेलिंग रेट है। और पूरी दुनिया में प्याज की कीमतें अगर देखते हैं, जो उपभोक्ता खा रहा है, तो वो है, भारत बेच रहा है $0.42 पर केजी। वो आता है 35 रुपए तक। 35 रुपए अगर कि ये उपभोक्ता दे रहा है, तो किसान को कितना मिलता है उससे? किसान को मिलता है 29.6% या 30% रखो, जो भी वो दे रहा है। अगर वो 30 रुपए दे रहा है तो 9 रुपए मिल रहे हैं। अगर वो 35 रुपया दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया किसान के हाथ में आ रहा है। और किसान जितना खर्चा करता है, अगर वो 3-4 महीने प्याज रोक के रखता है, तो उसका खर्चा हो जाता है 25 रुपया पर केजी। क्योंकि अगर खेत से बेच देते हैं तो उसको बहुत सारा खर्चा कम हो जाता है। उसको वो स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं लगाना पड़ता है, उठा के स्टोरेज में डालना पड़ता है, चुनना पड़ता है, फिर स्टोरेज से निकालना पड़ता है, फिर सॉर्टिंग करके देना पड़ता है। तो वो जो खर्चा बढ़ जाता है 20 रुपया ऑर्डिनरी प्याज, और स्टोरेज वाला प्याज को 25 रुपया अगर मिलता है, तो ही किसान के जेब में कुछ पैसा आ सकता है या उसका खर्चा निकल सकता है। लेकिन सरकार अगर यही कोशिश करती रहे कि प्याज के दाम 20 के अंदर रहे, 10-12 किलो के रहे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है किसानों का। इस तरह से सरकार अगर करती है, इस साल आगे चुनाव है करके वो हिम्मत नहीं कर रहे बैन लगाने की। लेकिन आज जो परिस्थिति है एमईपी या एक्सपोर्ट बैन की वजह से लगभग बैन की स्थिति है। क्योंकि पिछले महीने जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इस महीने उसमें 75% गिरावट आई है। सिर्फ 25% प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह से 35 रुपए में बिकने वाला प्याज आज 25, 26, 27 रुपए बिक रहा है। तो ये अगर नुकसान गनमत साहब, अगर विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, 2024 का विधानसभा का चुनाव, तो क्या केंद्र सरकार अब तक बैन लगा चुकी होती प्याज एक्सपोर्ट पे? हाँ, लगा चुकी होती, बिल्कुल लगा चुकी होती। क्योंकि अभी तो उनका उनकी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान का प्याज मार्केट में आ गया करके दाम कंट्रोल हो गए। अगर पाकिस्तान कंपटीशन में नहीं आता तो अब तक एक्सपोर्ट बैन लग चुका होता, अगर चुनाव नहीं होते तो। ये सारी नीतियां चुनाव जीतने के लिए है, किसानों के या उपभोक्ताओं के भले के लिए बिल्कुल नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में हो, उनको फिर से चुन के आने की इच्छा होती है, और उसके लिए उपभोक्ताओं को सस्ते दाम में खाने पीने की चीजें दिला दो, तो वो हमें चुन के देते। या इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो विरोधी पक्ष है, उनको एक मुद्दा मिल जाता है सड़कों पे उतरने का,
और 30 रुपए 35 रुपए भी अगर प्याज के दाम हो जाते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं कि प्याज के दाम आसमान छूने लगे और सरकार क्या कर रही है, महंगाई कहाँ चली गई। और ये माहौल तैयार ना हो इसलिए सरकार प्याज के दाम कम रखने की कोशिश करती है। तो क्या आप लोग अभी तक, मैं आजादी के बाद से अभी तक की बात कर रहा हूं, कि क्या आप लोग अब तक नेताओं को जो सत्ता में बैठते हैं या विपक्ष में रहते हैं उनको समझाने में नाकाम रहे कि भाई किसान भी कोई चीज है, कंज्यूमर ये चीज नहीं है, ये देश कृषि प्रधान था, ये कंज्यूमर प्रधान कब बन गया? ये आप समझाने में क्या नाकाम रहे आप लोग? ऐसे कह सकते हैं कि हम नाकाम रहे या जो सत्ता में बैठे हैं जी। वो जानते सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। उनको सब कुछ पता है लेकिन चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं वो उन्हें पता है। उपभोक्ता को खुश रखो, उपभोक्ता को खुश रखेगा तो विरोधी पक्ष को कुछ मुद्दा नहीं मिलता। ये उनकी रणनीति का भाग है। तो इसलिए हमें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। इसमें से 70% जो चुन के जाने वाले सांसद है या विधायक है ये तो किसान के बच्चे हैं। ये कभी कभार खेतों में हल चला चुके हैं, उनको सब पता है। वो जो जहां रहते हैं उनके आजू बाजू जो माहौल है वो उन्हें पता होता है। लेकिन उनका जो सांसद है उनका कुछ चलता नहीं, बड़े नेता उनकी सुनते नहीं। वो कहते कि भाई चुनाव जीतना है आपका, आपके पास रखो, हमें आपका कुछ सुनना नहीं है, बस किसी हालत में फिर से सत्ता में आना है। सत्ता में आने के बाद देखेंगे, आप चुप बैठो। तो समझाने में हम तभी कामयाब रहेंगे जब हम सरकारें गिराने की ताकत रखेंगे। जब किसान सरकार गिराएगा, इस बार जो हुआ लोकसभा में थोड़ा बहुत कहा गया कि किसानों की वजह से रूलिंग पार्टी की सीटें कम हो गई। अगर यह माहौल और बढ़ जाता है और कहीं एक बार ऐसा हो जाता है कि किसानों की लहर आई, जैसे हिंदुत्व की लहर आई थी या करप्शन के खिलाफ एक लहर आई थी, ऐसी किसानों के हित की एक लहर अगर आ जाती है तो ही सरकार किसानों के बारे में विचार करेगी, नहीं तो कभी नहीं करेगी। अभी बीजेपी को थोड़ा बहुत झटका बैठा, जो इंडिया अलायंस है उसको, तो अभी थोड़ा बहुत विचार करने लगे हैं, थोड़ी बहुत नीतियां बदलने लगी है, किसानों का विचार होने लगा है। अगर बड़े पैमाने ये दिखाई देता है कि किसान भी आप सरकार गिरा सकता है तो ही ये काम होगा, बाकी इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। यही एक तरीका है इनको समझाने का। तो क्या इस बार, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि शुरुआत मैंने वहीं से की थी, क्या इस बार हरियाणा में, क्या इस बार, मैं आज आपसे हरियाणा के काफी नेताओं से बातचीत होती है, उन्होंने प्लान बना लिया है कि हरियाणा में किसानों का आंदोलन कैसे होना है, गांव गांव में कैसे इनसे सवाल पूछे जाने हैं। क्या महाराष्ट्र में इस तरह की कोई तैयारी हो रही है कि किसान गांव गांव में जो उनके पास वोट मांगने आएंगे नेता, उनसे सवाल पूछेंगे कि प्याज का एक्सपोर्ट आपने क्यों बैन किया, सोयाबीन का दाम 4600 रुपए है तो क्यों 3000 में बिक रहा? क्या ये सब सवाल पूछेंगे महाराष्ट्र के किसान? हम तो ये तैयारी कर रहे हैं कि जो भी किसान नेता, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सबको इकट्ठा करके एक और उनको एक ऑप्शन दिया जाए। एक कोशिश है कि किसानों के हित के लिए काम करने वाले जो जो भी नेता है, जो किसी बड़ी पार्टी से जुड़े नहीं है, उनकी छोटी छोटी पार्टियां, उनका संगठन है, उनके उम्मीदवार हम ये इस बार चुनाव में उतारेंगे और लोगों से कहेंगे कि भाई आपके लिए जो लड़ रहे झगड़ रहे उनको आप सत्ता में भेजेंगे तो ही आपके हित में निर्णय होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। और ऐसे भी किसान पूछता रहता है, चुनाव में जो भी आता है ये पार्टी, तो लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये क्या, आप हमें ये पिछले चुनाव में हमारे यहाँ के जो एमपी थे उन्होंने शक्कर या चावल बांटना शुरू किया था, तो लोगों ने उनको सवाल पूछे कि ये क्या भीख दे रहे हो हमें, हमारे प्याज के आप 3-3 लाख रुपए एक एकड़ के लूट रहे हो और ये हमें दाल चावल दे रहे हो। तो ये बातें होती रहती है, लेकिन इस बार हम एक पर्याय देने की सोच रहे हैं, देखते हैं कितनी कामयाबी उसमें हासिल हो सकती है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि वहां पे महाराष्ट्र और में एक बात जोड़ना चाहूंगा, जी, एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं
कि पिछले बार उत्तर प्रदेश में जो भी नुकसान हुआ बीजेपी या इंडिया अलायंस का, उसका जी कारण भी किसान ही थे। किसानों ने वहां पे जो उनकी हालत हुई है, उसका बदला लेने के लिए यूपी जैसा बहुत ही स्ट्रांग राज्य है, जहां योगी जी की अच्छी सरकार चल रही है, फिर भी एनडीए को जो नुकसान हुआ वो केवल किसानों की वजह से है। ये तरीका अभी किसान अपना रहे हैं कि चुनाव में इनको हराओ, तभी हमारे बारे में विचार होगा। ये अभी किसानों को पता चला है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। एक और मेरा सवाल है महाराष्ट्र को लेकर के कि हरियाणा में और पंजाब में मैं अक्सर देखता हूं, मैं दिल्ली के आसपास में अक्सर किसान आंदोलन छोटी-छोटी बातों पे, छोटे-छोटे मुद्दों पे किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। क्या महाराष्ट्र की तासीर महाराष्ट्र के लोगों का इस तरह का माइंडसेट नहीं है कि वो अपने मुद्दों को लेकर के बाहर आए निकल के, या सिर्फ वो अपने घर से आवाज उठाना चाहते हैं, अपनी खेती से आवाज उठाना चाहते हैं? उनका क्या तरीका है अपने अपने मुद्दों को रखने का, सरकार के सामने जाने का क्या तौर तरीका है उनका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ भी जब जब कोई इशू निकल आता है तो महाराष्ट्र का किसान भी सड़कों पर उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं उतरता, लेकिन जिस तादाद में वो होता था 80-90 जी, के दशक में, जब शरद जोशी हमारे नेता हुआ करते थे और तब उनकी गैदरिंग हुई थी तो 10-10, 12-12 लाख लोग इकट्ठा होते थे। तब का माहौल अलग था। अब बहुत सी परिस्थितियां बदल चुकी है, तो अब थोड़ा तो उसमें हमें दिक्कत आ रही है लोगों को जुटाने में, क्योंकि खर्चा भी बहुत हो रहा है। एक अगर मोर्चा निकालना है तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? एक तो पहले से ही किसान बुरी हालत में है, और किसान नेताओं को बाकी राजनेताओं की तरह से कहीं बाहर से पैसा आने की कोई संभावना नहीं है। तो खुद के जेब में से ये खर्चा करना पड़ता है। तो इसकी और दूसरी बात ये है कि पंजाब, हरियाणा ये बहुत दिल्ली के करीब है, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी। तो जी, उनको 1 घंटे में, आधे घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और तो वहां की खबरें भी दिल्ली जल्दी पहुंच जाती है। महाराष्ट्र में अगर कुछ होता है तो वो दिल्ली तक पहुंचने में काफी समय भी लगता है, या पूरी तरह से पहुंचता भी नहीं है। इसलिए ये फर्क है, क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ दिल्ली का 2020 का, तब वो कानूनों को विरोध करने के लिए पंजाब का किसान वहां पे बड़ी तादाद में आ गया। महाराष्ट्र जी, में, कर्नाटक में या काफी अन्य राज्यों में भी इन कानूनों को सपोर्ट करने वाले भी लोग थे हमारे जैसे। कुछ उसमें दुरुस्तियां करके ये कानून फिर से लाए जा सकते हैं, ऐसे कहने वाले भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन हमें दिल्ली तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहाँ से 1,500 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली आना, तो इतने सारे लोग वहां लेके आना और वहां वो महीनों महीना बैठना हमारे लिए बस ये मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये फर्क पड़ता है। इसलिए ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का किसान बड़ी तादाद में आंदोलन नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। जब गन्ने के दाम का इश्यू होता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। अभी इंश्योरेंस के लिए, जो क्रॉप इंश्योरेंस है, उसके लिए आंदोलन चल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि महाराष्ट्र का किसान अब लड़ने के लिए जी, तैयार नहीं है। वो तो लड़ता ही रहता है, लेकिन थोड़ी जी। सी तादाद कम हो गई है, बस इतना ही। जी, आपने ये बात कही कि आप 3 कृषि कानूनों के पक्ष में थे, कुछ संशोधन के साथ। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक़्त एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा तमाम किसान संगठन जो सरकार के अगेंस्ट हैं, या भारतीय जो आरएसएस है उससे जुड़े जो संगठन हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि दाम तो सुनिश्चित होना ही चाहिए। तो आपका क्या मत है इस मामले में कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? एक वर्ग ये परसेप्शन बनाता है कि इससे महँगाई बढ़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? इस सवाल का जवाब बहुत ही विस्तार से देना पड़ेगा, क्योंकि जी, पहली बात तो ये है एमएसपी। ये एमएसपी क्या किसानों के हित में है क्या? आज किसी भी किसान से पूछो, जो फसल वो उगा रहा है उसकी एमएसपी पर्याप्त है क्या? उसका जो खर्चा हो रहा है उसके ऊपर 50% उसको मिल रहा है क्या?
तो नहीं, ऐसा जवाब आ जाएगा। और एमएसपी अगर दे भी देते हैं तो सरकार उसको खरीदती है कि आज मध्य प्रदेश में मूंग का क्या हो रहा है, मूंग लेके बैठे हैं मंडी में किसान, कोई खरीदने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में एमएसपी की गारंटी का कानून किया था जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी हमारे सीएम रहा करते थे, तो उन्होंने जब ये किया तो उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि अगर कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे उसको अरहर के लिए किया था, अरहर खरीदता है तो उसको 6 महीना जेल और कुछ जुर्माना वगैरह। तो व्यापारियों को तो उस दाम में खरीद के बाहर बेचना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं खरीदेंगे, अगर कौन जेल जाना चाहेगा। तो ना किसान, ना गवर्नमेंट खरीदी कर रही है, ना व्यापारी खरीदी कर रहा है, तो किसान क्या करे। तो उनको 8-10 दिन के बाद ये कानून वापस लेना पड़ा। तीसरी बात यह है कि अगर आप एपीएमसी एक्ट को ठीक तरह से पढ़े, उसमें 32D जो क्लॉज है उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि कोई भी व्यापारी एमएसपी के नीचे माल खरीदी नहीं करेगा। एक कानून है ऑलरेडी। हमारे एक कार्यकर्ता ने उसका जो उड़द है वो कम दाम में बेचा गया उस एपीएमसी मार्केट में, तो उसने कंप्लेंट की, उसका केस चला कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास। कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने उस मंडी की जो बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी थी, उसको बर्खास्त कर दिया। उसका केस हाईकोर्ट चला, अभी सुप्रीम कोर्ट गया है। और दोनों तरफ दोनों समय उस हमारे कार्यकर्ता के पक्ष में ये हो गया, निर्णय हो गया कि ये गलत है, तो कानून आज भी है। तीसरी बात यह है कि एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या? आज तो मैं ये कहूंगा कि एमएसपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो चुके हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रही, मैक्सिमम सपोर्ट सेलिंग प्राइस हो चुके हैं। किसी भी खेती उपज के दाम जो नोटिफाइड क्रॉप्स है 21 या 23, उसके दाम अगर एमएसपी के ऊपर चले जाते हैं तो जो संबंधित उद्योग होता है, ऑयल इंडस्ट्री होती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, या पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री होती है, तो वो चिल्लाने लगते हैं कि भाई एमएसपी तो उसका 5,000 रुपया है और आज इसको 7,000 रुपया क्यों मिल रहा है, इसको घटा दो। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर या कोई उसमें ये कर देते हैं कि नहीं, इतने नहीं होने चाहिए, एमएसपी इतने है, इसके बराबर ही रहने चाहिए। आप देख लीजिए पिछले 4-5 साल में जिस जिस कमोडिटी के दाम एमएसपी के ऊपर चले गए, सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठा के उसको गिरा दिया। गेहूं को 3-3.5 हजार रुपए मिलने वाला था इस साल, तो उन्होंने उसको 2100-2200 तक ला के रख दिया। पहले तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया, फिर स्टॉक लिमिट लगा दी, फिर अभी उनका 5 लाख टन गेहूं एफसीआई के गोडाउन में से निकाल के मार्केट में डाल दिया। तो ये एमएसपी अभी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो चुकी है, ये किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। मेरा ये कहना है कि एमएसपी आप एक डिक्लेयर कर दो, और एमएसपी निकालने का ये फॉर्मूला भी बहुत गलत है। वो तो क्या एवरेज निकालते रहते हैं 10 किसानों का, उसको तूने कितना खाद डाला, कितना स्प्रेइंग किया, क्या किया, उसका खर्चा निकाल के फिर एवरेज निकाल के, जो भी 25 सेंटर होते हैं उसका फिर एवरेज निकाल के वो स्टेट रिकमेंडेशन भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या सीएसीपी को। सीएसीपी फिर पूरे राज्यों में से जो भी देश में जितने राज्य है उस कमोडिटी को उगाने वाले, उनके जो आंकड़े हैं उसका एवरेज निकालती है, और उसके ऊपर जो फिगर आते वो फिर फूड मिनिस्ट्री के पास जाएगा। अरे इतना देंगे तो फिर लोग खाएंगे क्या, ऐसा करके वो काट छाट कर देते हैं। फिर फॉरेन मिनिस्ट्री के पास जाता है, नहीं हमारा तो ऐसा ट्रेड रिलेशन है, ये नहीं कर सकते। फिर जो बचेगा वो हमारी एमएसपी होती है। मेरा ये कहना है कि हमें एग्रीकल्चर कॉलेज में जो सिखाया गया, जो उसके ऑपरेशन प्रैक्टिसेस होते हैं, वो प्लाविंग के लिए कितना खर्चा है, उसके कितना कितना उसके हिसाब से निकालो। उसके हिसाब से जो आंकड़ा आएगा वो एक स्टेबल प्राइस रखो। और दूसरी बात, किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुला छोड़ दो एग्रीकल्चर कमोडिटी को।
अगर हमें बाहर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, अगर बाहर सस्ता मिल रहा है कुछ तो वो इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उसको बेसिस क्या होना चाहिए, जो एमएसपी है उस पे इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो कि वो एमएसपी के ऊपर रहे दाम। समझो आप सोयाबीन बाहर बहुत सस्ता मिल रहा है, 3,000 में मिल रहा है, और हमारा एमएसपी है कुछ 4,700 यानी 5,000 पकड़ो, तो इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ कि आने वाला सोयाबीन ये 5,000 के ऊपर रहे। वो कोई भी सरकार ने इंपोर्ट नहीं करना है, व्यापारियों को करने दो। व्यापारी अगर इंपोर्ट करता है तो वो देखता है इसमें हमें फायदा होगा नहीं होगा। सरकार ऐसी नहीं करती। सरकार ने एक बार क्या किया था, इजिप्ट से 42 रुपए से प्याज, 42 रुपए से प्याज इंपोर्ट किया और 15 रुपए में हमारी दिल्ली में बेचा। ऐसा सिर्फ सरकार ही कर सकती है, कोई व्यापारी नहीं कर सकता। तो सरकार ने इस एग्रीकल्चर के ट्रेड में से पूरी तरह से हट जाना चाहिए। हम देख लेंगे, हमारे उपभोक्ता देख लेंगे, हम जो तैयार करने वाले वो देख लेंगे, व्यापारी देख लेंगे। सरकार का ये काम ही नहीं है। सरकार इसमें उतरती है बस वो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए। ना वो उपभोक्ताओं के हित देखती है, ना किसानों का हित देखती है। जो भी कदम उठाते हैं वो उपभोक्ताओं के भी हित में नहीं होते, क्योंकि इस तरह से आप अगर निर्णय लेते हैं, जो नी जर्क आपका डिसीजन होता है, कल एक दिन सुबह सुबह कोई मिनिस्टर कह देता है कि कल से एक्सपोर्ट बैन होगा, ये इसका इंपोर्ट ड्यूटी घटाया जाएगा, ये हो जाएगा। कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है। कम से कम 20-25 साल तक हमारे देश का ये पॉलिसी रहेगा, ऐसा नहीं है। ये एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश को कृषि नीति ही नहीं है। अगर आपको पता हो तो हमें बताओ भाई, इस तरह की कृषि नीति है? कोई कृषि नीति नहीं है। तो पहले हमें कृषि नीति बनानी चाहिए। घनौर साहब, एक मिनट रोकूंगा। आप दो बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात कह रहे हैं कि जो भी दाम है किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का, उस दाम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार उस पे किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप न करे, इंटरवेंशन न करे। यही बात आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब ये एमएसपी है, ना हो, एमएसपी की जगह क्या होना चाहिए? नहीं, एमएसपी के जगह एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक प्राइस, भाई इतना किसान को खर्चा आता है किसी कमोडिटी का, लेकिन वो कोई खरीदे कंपलसरी या सरकार कंपलसरी खरीदे, ऐसा नहीं। सरकार को अगर चाहिए तो वो खुले बाजार में उतर के जो दाम है उसमें खरीदे। मसलन अगर पंजाब का गेहूं उन्हें चाहिए तो पंजाब का गेहूं अगर 3,000 बिक रहा है तो वो 3,000 में खरीदे। वो उसके दाम गिरा के 2100 करके फिर खरीदना, ये गलत बात है। ये लेकिन हमारा कहना है। आप ये तो कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर लोगों को कुछ गारंटी चाहिए, नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन फ्री ट्रेड होना चाहिए। अगर फ्री ट्रेड नहीं है एमएसपी तो भी ना हो। एमएसपी चाहिए। आपका ये कहना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो घनवट साहब कह रहे हैं कि एमएसपी भी ना हो और सरकार का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो, तब जाकर के किसानों को दाम सही मिलेगा, यही ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, एमएसपी है तो फायदा किसको हो रहा है? आज गेहूं और चावल छोड़ के क्या खरीदती है सरकार? आज मूंग नहीं खरीद रही है, सोयाबीन नहीं खरीदी। हमारे जो मस्टर्ड के किसान है, सरसों के, वो पिछले साल अपना माल लेके बैठ गए थे। सरकार खरीदती कुछ नहीं है, तो फिर ये एमएसपी डिक्लेयर करने का वजह, ये मतलब क्या है? तो हमारा ये कहना है कि आप एक एमएसपी का जो मुद्दा है घनौर साहब, जो एमएसपी का मुद्दा है, अगर एमएसपी न हो, एमएसपी नाम न दिया जाए, तो भी ये तो होना चाहिए कि भाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी क्रॉप का आ रहा है उसके ऊपर दाम मिलना चाहिए। वो कितना परसेंट ज्यादा मिलना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, जितना परसेंट मिले, जो मार्केट देगा जितना मिले उतना। क्योंकि क्या होता है, जब फ्री ट्रेड होता है तब किसी को लगता है कि ये इसका शॉर्टेज आने वाला है, तो व्यापारी पहले से ही बाहर से मंगा के अपने पास रख लेता है, क्योंकि जब दाम बढ़ेंगे तो वो 2 पैसा कमाएगा। तो इसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जो व्यापारियों को बहुत जानकारी होती है, गवर्नमेंट से भी ज्यादा सटीक जानकारी व्यापारियों के पास होती है। उनको पता होता है कि कितनी सोइंग हुए, कितना प्रोडक्शन हो गए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, कितना नुकसान होगा।
तो वो कैलकुलेट करके रखते हैं कि इतनी डिमांड रहेगी, इतनी सप्लाई रहेगा, अगर शॉर्टेज है तो मंगाते हैं, अगर सरप्लस है तो बेचने के लिए कोई दूसरे देश में वो व्यापारियों को ढूंढते हैं। तो इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। एक लेवल सिर्फ होनी चाहिए कि इससे कम इंपोर्ट ना करे। अगर देश में ही बहुत ज्यादा सरप्लस हो गया तो उसको कुछ पर्याय नहीं है, तो कम दाम में बेचना पड़ेगा, कभी घाटा भी सहना पड़ेगा। जैसे तेजी मंदी चलती है, कभी 2 पैसा मिलता है, कभी 2 पैसा जाता भी है। तो ये हमें इस खुले बाजार में खेलने दो किसानों को। सरकार हमें लूटना बंद करे, क्योंकि जब दाम गिरते तो सरकार कहती है कि जो करना है करो, हमें क्या, हमने क्या कहा था आपको प्याज लगाओ या गन्ना लगाओ। लेकिन जब दाम बढ़ने लगते हैं तो फिर वो एक्सपोर्ट बैन कर देती है। आज कृषि के आज चीनी का एक्सपोर्ट बैन है, सभी पल्सेस एक्सपोर्ट बैन है, सभी ऑयल सीड्स एक्सपोर्ट बैन है, गेहूं एक्सपोर्ट बैन है, चावल एक्सपोर्ट बैन है। तो फिर हम बेचेंगे कहाँ? और जितना भी प्रोडक्शन हमारा होता है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला 2 नंबर का देश है हमारा, सबसे ज्यादा प्याज उगाने वाला देश है हमारा। अगर हम जितना डोमेस्टिक कंजम्पशन को लगता है, हमारे देशांतर खाने के लिए जितनी जो कमोडिटी लगती है, उससे ज्यादा हम अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से और दाम गिरना तय है। तो ये सरकार ने देखना चाहिए, और ये व्यापारी, किसान और अंतरराष्ट्रीय बाजार पे छोड़ दो। हमें जो भी दाम मिलेंगे हम उसे स्वीकारने के लिए तैयार है। हम सरकार के पास नहीं आएंगे कि हमारा लॉस हो गया, हमें कुछ इसमें भुगतान दे दो, क्योंकि पिछले साल अगर हमें कुछ मिला है उसमें, तो उसमें हम घर चला लेंगे। इस साल सरकार के पास नहीं जाएंगे। गणोत साहब, लेकिन आपने बहुत सरकार इम्पोर्टेंट बात कही, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, जो आपका फार्मूला है। ये इस फार्मूले को क्या आपने किसी फोरम पे सरकार को, मोदी सरकार के अभी तक के कार्यकाल में किसी फोरम पे रखा है, और कोई बातचीत हुई है कि ये इस तरह का फार्मूला होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए? ये हम तो रखते ही रहते हैं, लेकिन आज नहीं, शरद जोशी जी 40 सालों से ये फॉर्मूला कह रहे हैं, लिखा है उन्होंने, किताबें हैं उनकी इसके बारे में। और जब वीपी सिंह जी हमारे देश के पंतप्रधान थे, तब उनको कृषि नीति बनाने के लिए वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट दिया था, और उन्होंने वहां कृषि नीति बना के यही उन्होंने उस पे कहा है। हम उनके ही शागिर्द है, तो हम वही बात करते हैं। उसके बाद वाजपेयी जी के समय पे एक एग्रीकल्चर टास्क फोर्स बनाया था जी, उसमें भी उन्होंने यही बातें कही है कि भाई कृषि को खुला छोड़ दो, जो भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे ये बंद कर दो। ये उन्होंने कई बार कहा है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, जो मैंने खुद होके उसको खुला कर दिया है, उसमें भी हमने यही कहा है। लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पता नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ी, ना कि हमारे देश के किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पढ़ी हो। जो सुझाव तो कई बार हमने दिए हैं, लेकिन सब जानते हुए भी किसी भी पार्टी के नेताओं को, जो उनके वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको ये करना ही नहीं है। जब तक किसान उनकी सरकारें गिराने का सिलसिला शुरू नहीं करता, तब कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए किसानों का गला दबाती रहेगी और उपभोक्ताओं का भला कर रहे ऐसा दिखाती रहेगी। जी, मुझे करीब 20-22 साल की रिपोर्टिंग में मुझे एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग करते हुए ये अनुभव जरूर हुआ पिछले कुछ साल में कि ये देश जो है, नेताओं ने कृषि प्रधान देश को कंज्यूमर प्रधान बना दिया है और कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी बन रही है। तो फिलहाल घनौट जी ने बहुत एमएसपी को लेकर के, फसलों के दाम को लेकर के, सरकार की पॉलिसी को लेकर के बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। घनौत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके साथ मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं आभारी हूँ मुझे ये अवसर दिया आपके चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक।
खाना है तो उगाना है। खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।